why you choose this field of digital gold? तो 1996 से मैं शेयर मार्केट में हूँ, सेट हो था। तो 2008 के बाद स्पेशली ऑन गोल्ड के ऊपर मैंने काम किया 3 साल तक। डिजिटली गोल्ड ये प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। डिजिटल गोल्ड रखने के फायदे क्या है और उनके पूरे पोर्टफोलियो में वो कितना परसेंटेज होना चाहिए? इंडियंस का मानना ऐसा है, हम गोल्ड में लेते ही रहेंगे, कभी बेचेंगे नहीं। प्लैटिनम है, इट्स मोर रेयर देन गोल्ड। तो सर मैं जानना चाहूंगा व्हाई गोल्ड एंड व्हाई नॉट अदर मेटल्स? सोने और चांदी इन दोनों के लिए भी एक इतिहास है, हिस्ट्री है, वो तकरीबन 5000 सालों की। सो जैसे कि सर हमने अभी बात की सर गोल्ड की, जहाँ पे आपने कहा कि 22 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है। तो सर डिजिटल में हम कौन सा गोल्ड होल्ड कर रहे हैं? सर गोल्ड में ऐसा क्या है कि मैं इन्वेस्ट करूँ 15 to 20%? एज अमेरिका सबसे ज्यादा गोल्ड होल्डिंग करता है, उसके पीछे की कहानी मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 6102 आप गूगल सर्च कर लेना। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मावड़े एंड वेलकम टू द निखिल मावड़े शो। आज मेरे जो गेस्ट है, ही इज रिवोल्यूशनाइजिंग गोल्ड, स्पेसिफिकली इन डिजिटल गोल्ड, बिकॉज his company Vignartha Gold Limited is revolutionizing gold in digital format and वो इस चीज़ पे पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। He got more than 9,000 investors in digital gold. He is pioneer in digital gold business and his company got the holding of 282 kgs in digital gold. तो चलिए उनसे ही बातचीत करते हैं और समझ लेते हैं डिजिटल गोल्ड के बिजनेस के बारे में और साथ ही में एज अ डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। So thank you Mahendra Lunia sir, thank you so much for coming to my podcast. It's been an absolute pleasure to host you here. सर मैं सबसे पहले सर आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ आप एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन दें जहाँ पे आप अपने बारे में बताएं और कैसे आपने ये डिजिटल गोल्ड बिजनेस की शुरुआत की। धन्यवाद निखिल जी। सबसे पहले तो मुझे आपने आपकी इस पॉडकास्ट पे बुलाया और आपके ऑडियंस के साथ मैं यहाँ पे रूबरू होने के लिए मुझे मौका दिया, इसलिए धन्यवाद जी। डिजिटल गोल्ड की शुरुआत मैंने यानी कि एज ए कंपनी विघ्नहर्ता गोल्ड लिमिटेड, मैंने इसकी शुरुआत 14 दिसंबर 2011 को की विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ विघ्नहर्ता गोल्ड लिमिटेड। लेकिन उससे पहले 8 साल यानी कि 2003 से लेकर आज तक मैं डिजिटल गोल्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा मान लीजिएगा कि जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आपको कई सारे रास्ते दिखते हैं, लेकिन कोई भले कुछ बुरे भी मिल जाते हैं। लेकिन जो मेरे पार्टनर्स थे उस टाइम के, वो मुझे कभी बुरे रास्ते पे जाने नहीं देते थे, क्योंकि एल्डर थे मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा और मैं उनके फील्ड में थोड़ा सा यंगर था। तो एक मान लीजिए कि उसे पकड़ के रखना है, बच्चे का हाथ कहीं गलत रास्ते पे ना जाए, इसलिए पैसा तो आता था, बढ़ता था। तो उसके बाद क्या करें, तो फिर डिजिटल गोल्ड ये बाद में आया। मैं पहले आया शेयर मार्केट में। तो 1996 से मैं शेयर मार्केट में हूँ, सेट हो था। पैसा बहुत आता था, पैसा बहुत अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करता था जी। लेकिन 2003 में भारत में, अगर आपको पता ही नहीं पता है, लेकिन एमसेक्स 2003 में भारत में आया जी। और उसी टाइम पे मैंने शेयर खान की SS कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था उस टाइम पे, उसकी फ्रेंचाइजी ली और वहाँ पर मैंने एमसेक्स को जाना पहचाना। जिगर पंडित हमारे वहाँ पर के एक दोस्त है जिन्होंने मुझे बताया कि आप कमोडिटी में थोड़ा सा ट्रेड करके देखिए। तो मैंने कमोडिटी में ट्रेड करना शुरू किया। तो कमोडिटी में काफ़ी सारे ट्रेड्स किए, हर एक कमोडिटी में ट्रेड किए। लेकिन 2008 तक इस नतीजे पे पहुंचा मैं कि गोल्ड इज़ दैट कमोडिटी कि जो सस्टेनेबली ग्रेजुअली होले 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 बढ़ते दिखेगा। गोल्ड में आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा एकदम से 10,000 रुपये बढ़ गया, 50,000 रुपये बढ़ गया और एकदम से 20-25 हज़ार रुपये टूट गया या 10,000 रुपये टूट गया। तो गोल्ड बहुत ही सस्टेनेबल ट्रेड होता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में गोल्ड जाना जाता है और उसकी सिक्योरिटी जानी जाती है, लिक्विडिटी जानी जाती है। ख़ास तौर पे इंडियन तो उनका तो इमोशन है गोल्ड। तो इस कारण गोल्ड को मैंने जाना, देखा, समझा। तो 2008 के बाद स्पेशली ऑन गोल्ड के ऊपर मैंने काम किया 3 साल तक। 2011 तक मैं इस नतीजे पे आया कि यस, हम डिजिटली गोल्ड ये प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। ये क्लियर होने के बाद मैंने 14 दिसंबर 2011 को विघ्नहर्ता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया।
2017 में मैंने विघ्नहर्ता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड को लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट किया। वी आर नॉट लिस्टेड येट, लेकिन बट आपने Yes. compliances की है। या Okay, very nice, sir. Thank you so much for such an in-depth introduction. Sir, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा सर कि why you choose this field of digital gold when you had a numerous field. आपने भले ही M6 में काम किया, you did trading, sir. You could have been in a mutual funds, you could have been in a stock trading, but आपने digital gold को ही ज़्यादा importance दिया in the field of investment. So ऐसा क्यों? नॉर्मली क्या है ना कि मेरा थोड़ा सा और भी बैकग्राउंड दूँ, मैं किराने की दुकान चलाने वाले रसिकलाल जी लुनिया का बेटा हूँ। Okay. तो मैं किराना शॉप में था, जी। और लेकिन तब भी मैं ये देख रहा था कि कुछ एक चीज़ें मैं करूँ घर में या हमारे दुकान में, जो पॉसिबल नहीं हुई पाई ना होने के कारण फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम फाइनेंस फील्ड में चले जाए। तो फाइनेंस फील्ड में आया मैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि सभी लोग इसमें हैं लेकिन गोल्ड में कोई काम नहीं कर रहा है। दिस इज़ अ नीश फील्ड, और एक नीश फील्ड आपको जितना पैसा कमा के दे सकता है वो बाकी चीज़ें नहीं दे सकती। बिल्कुल। तो गोल्ड में मैंने ये देखा है कि उस टाइम पे कोई भी डिजिटल गोल्ड में था ही नहीं। मैं पहला बंदा हूँ। आज भी मैं गर्व के साथ बताना चाहूँगा आपको कि फोर्ब्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मुझे भारत में दूसरा बंदा जो डिजिटल गोल्ड के ऊपर बात कर सकता है, ऐसा मुझे रिकग्निशन है उसमें। वाह। तो ये नीश होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सारा एप्रिसिएशन भी मिलता है, अलॉन्ग विथ बहुत सारा पैसा भी मिलने की संभावना बन जाती है। तो दैट्स वाई मैं डिजिटल गोल्ड में आया। डिजिटल गोल्ड में तब भी मेरे सामने कोई नहीं था, आज भी खास तौर पे कोई नहीं है। सो इसलिए सर फ्रॉम दी किराना स्टोर यू गॉट इनटू फाइनेंस, एंड फिर फाइनेंस से आप गोल्ड के बिजनेस में। ओके, वेरी नाइस। सर देखिए, अभी जैसा कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न हर किसी का होता है, सो सर देयर आर सर्टन एसेट क्लास जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। अभी मैं इंश्योरेंस और बाकी सब उनके सेविंग्स को, जो भी उनके रिटायरमेंट के सेविंग्स है, उनको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। स्पेसिफिकली जो एसेट क्लास है, इन्वेस्टमेंट क्लास है, उसमें सर ये 3 से 4 लोग ही उसमें इंपॉर्टेंस देते हैं, और गोल्ड को फिजिकल में इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो गोल्ड खरीदते हैं फिजिकली रखने के लिए। सो सर डिजिटल गोल्ड रखने के फायदे क्या है, और उनके पूरे पोर्टफोलियो में वो कितना परसेंटेज होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि लोगों ने अपने टोटल 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जी बिल्कुल, बराबर। तो रियल एस्टेट का एक, अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ या प्लानिंग करने वाले दोस्तों के साथ तो अगर बात करो, या तो फिर फाइनेंशियल प्लानर मैनेजमेंट के साथ बात करो, तो वो आपको बताएंगे कि गोल्ड में का आपका इन्वेस्टमेंट मात्र 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 15 मैक्स टू मैक्स 20%। अगर आपका पूरा 100 रुपया है तो उसमें से आपका इंश्योरेंस मस्ट आप ना मानो, लेकिन उसके बाद आपका मेडिकल सेकंड लाइन पे रखता हूँ मैं। थर्ड फिर आपकी घर की बात हो जाती है, रियल एस्टेट आ जाता है। म्यूचुअल फंड्स आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। लिक्विडिटी के लिए हम लोग गोल्ड के लिए प्रेफर्ड करते हैं, और हमारा इंडियंस का मानना ऐसा है कि हम गोल्ड में लेते ही रहेंगे, कभी बेचेंगे नहीं। बिल्कुल। तो इंडियंस में ये चीज़ें हैं कि वो 10, 20, 50 नहीं, उससे भी ज़्यादा परसेंटेज गोल्ड में डाल देते हैं। तो हमारा ये कहना रहेगा लोगों के लिए कि आप लिटरली में फिजिकल गोल्ड भी रखना चाहो तो फिर भी 15% से 20% से ऊपर ना रखें। अब मैं ये डिजिटल गोल्ड की बात क्यों करूँगा कि आज के दौर में, यानी कि इन 2025 और ऑनवर्ड्स, तो आजकल क्या है ना कि आप लोग गहने पहनते नहीं हो कभी। जी सर, आपने देखा रहेगा, कभी पहनते नहीं है। इतनी ज्वेलरीज पहनते नहीं, हार्डली रिंग्स पहन लिया। हाँ, तो अगर आपने उसके भी आगे जाऊँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपके घर में से भी कोई ज्वेलरी अभी ज़्यादा पहनता नहीं है। बिल्कुल नहीं। और वैसी यानी कि सामाजिक स्थिति भी नहीं है आज के दौर में। तो आप गोल्ड लेते हो और तिजोरी में रखते हो, तो कई लोग बोलते हैं कि इसका वैल्यू एप्रिसिएशन होता है तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा एक कहना आपके लिए रहेगा कि जब आप गोल्ड खरीदते हो तो आपका फॉर्म कौन सा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो
तो कई बार लोग बिस्किट्स या वेडनी लेते हैं जो महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रचलित है, और दूसरा या तो फिर ऑर्नामेंट लेते हैं जो हम एक एक भारतीय महिला की मानसिक ज़रूरत है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपको फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए जो 24 कैरेट में हो, 995 में हो या 999 में हो, लेकिन उससे भी अच्छी बात रहेगी अगर आप डिजिटल गोल्ड को अपना लो। ओके। क्यों? क्योंकि फिजिकल गोल्ड में अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको 3% का GST देना पड़ता है। मैं अभी अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्योर गोल्ड की, 995 प्योर गोल्ड की। तो जब आप खरीदते हो तो आपको 3% का GST लगेगा। दूसरा, आप अपने घर में तो रखोगे नहीं उसे, तो उसे वो रखोगे अपने लॉकर्स में, जहाँ पर अगर आप देखते हो तो वहाँ पर आपका साल का कम से कम 15,000 रुपये का खर्चा उस लॉकर के रेंट के हिसाब से होगा। ओके। तीसरा, जब आप बेचने के लिए जाओगे फिजिकल गोल्ड तो आपने कई बार देखा रहेगा खरीदने का रेट उनका अलग रहता है, बिक्री का रेट ज्वेलर्स का अलग रहता है, और मोर पॉसिबल उसमें 2 to 3% का गैप रहता है। तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो मार्केट में जिस दिन जिस रेट पे जा रही है। सिंपल चीज़ है, अभी मान लीजिए कि आपको कोई एक चीज़ खरीदनी है 100 रुपये की, तो बार्गेनिंग करके भी आप कितना लेते हो नहीं होता है, लेकिन ज्वेलर आपको प्राइस टैग लगा के देता है कि भाई मेरे पास से अगर खरीदना है आपको तो 100 रुपये में है, और मैं खरीदूंगा आपके पास तो 97 रुपीज़ में है। तो 2 to 3% का आपका वहाँ पर भी नुकसान है। कुल मिला के आपका तकरीबन करीब 5 to 6% का नुकसान है। और टैक्सेस में सर, अगर मैं डिजिटल लूँ और फिजिकल लूँ तो कोई फ़र्क आता है? नहीं, कोई टैक्सेस में कोई फ़र्क नहीं है। सेम आपको? जी हाँ, जी। ओके सर। सो सर, अभी तो हमने बात की डिजिटल गोल्ड एज एन एसेट क्लास, और आपका कहना है कि ऑलमोस्ट 15 to 20% रखना चाहिए। सर मैं मेटल्स में ही बात करूँगा बिकॉज यू वर्कड इन अ कम्युनिटी सेक्टर। तो सर देयर आर अदर मेटल्स, अभी जैसे कि एक फेमस हुआ था रील, काफ़ी वायरल गया था, जो रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब है, उनके जो राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने अभी कुछ साल पहले एक पॉडकास्ट में कहा था कि प्लीज होल्ड सिल्वर इज द नेक्स्ट गोल्ड, इट्स लाइक दैट। उनका था कि बहुत उसका डिमांड आने वाला है। तो सर मैं मेटल कंपैरिजन आपसे जानना चाहता हूँ कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, बिकॉज सर मुझे कुछ साल पहले जब व्हेन आई वेंट टू अ गोल्ड शॉप, तो मुझे वहाँ के जो पर्टिकुलर सेल्स पर्सन है उन्होंने बताया कि जो आपका प्लैटिनम है इट्स मोर रेयर दैन गोल्ड। तो सर मैं जानना चाहूँगा व्हाई गोल्ड एंड व्हाई नॉट अदर मेटल्स? तो देखिए, सोने और चांदी इन दोनों के लिए भी एक इतिहास है, जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 5,000 सालों की है जी। क्योंकि हम जब प्रभु राम जी को देखते हैं तब भी उनके पूरे बदन पे हम गोल्ड देखते हैं। सोने की लंका कही गई रावण की, तो उस टाइम पे भी गोल्ड प्रचलित था जी, बराबर है। उसी टाइम पे वहाँ पर भी चांदी भी प्रचलित थी, बिल्कुल। लेकिन वो जो डिफरेंस है ना वो हमेशा रहा है, यानी कि 10 ग्राम गोल्ड की जो कीमत रहेगी वो 1 किलो चांदी की रहेगी। अब आगे जाके क्या हुआ कि गोल्ड ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्लास हुआ क्योंकि लोगों को सबको पता है। और प्लैटिनम कुछ एक खास लोगों को पता है, जो उसकी जानकारी रखते हैं, जो उसमें काम करते हैं, उनको पता है कि ये रेयर है, लेकिन आम जनता को पता नहीं है। दैट्स वाई अगर आप देखो कि आज गोल्ड के प्राइस के सामने रेयर होते हुए भी प्लैटिनम की कीमत कम है। तो ये ऐसा है एक्चुअली, क्योंकि लोग उसमें ट्रेड करते नहीं है, उसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल अलग हट के दूंगा, लोगों का कॉन्फिडेंस भी नहीं है, बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं था प्लैटिनम ये इतना रेयर है। आई थॉट इट इज लाइक सिल्वर, दैट्स व्हाई आई थॉट। दूसरा, गोल्ड की क्लियरिटी अभी और ज़्यादा हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसमें हॉलमार्किंग वगैरह लेके जी। लेकिन सिल्वर और प्लैटिनम अगर साथ में रखते हो तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल, थोड़ा बहुत शाइनिंग का फर्क है। दैट्स व्हाई लोग है ना वो उसमें बिलीव नहीं करते ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर मैं और एक असेट क्लास ऐड करूँगा। लोग देखेंगे कि डायमंड भी लेते हैं, अगर आपने देखा जी डायमंड्स भी देते, लेकिन डायमंड्स में भी होता क्या है कि हमें पता नहीं है कि ये असली है नकली है। और आज के दौर में तो आपने देखा रहेगा कि
लैब ग्रोन डायमंड भी आ गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो अगर मैं किसी 1 लाख रुपए का डायमंड ले रहा हूँ, सेम डायमंड आपको लैब ग्रोन मिलेगा 10,000 रुपये में, ओके। दिखेगा सेम। तो ये जो है ना, ये दिखने का, समझने का, नॉलेज का फर्क, उसके कारण लोग गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डिमांडिंग क्या है, तो लोगों का डिमांड है गोल्ड, ना कि सिल्वर, ना कि प्लेटिनम। दैट्स वाई गोल्ड के लिए ज़्यादा अहमियत रहती है। ओके। अब रही बात सिल्वर की, सिल्वर का जो यूज़ है वो इंडस्ट्रियल डिमांड में ज़्यादा होता है। ओके। इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारा होता है, ओके। और उसके कारण उसका डिमांड बढ़ के आ रहा है। अब रही बात रिच डैड पुअर डैड के रॉबर्ट कियोसाकी जी की, जी। उनका कहना अपने लेवल तक सही है, ओके। लेकिन मैं अगर आज की बात करता हूँ तो आज गोल्ड का ही प्रचलन ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि कभी सिल्वर गोल्ड को क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो दैट्स वाई गोल्ड ऑलवेज इन शाइनिंग। ओके। सिल्वर उतना नहीं होगा। दूसरी चीज़, गोल्ड का लिक्विडिटी देखिए आप, एकदम से फास्ट है। आप गोल्ड लेके जाइए मार्केट में, आपको इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा, बेच पाओगे आप इमीडिएटली। लेकिन सिल्वर में भी क्या होता है कि वहाँ पर की जो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो ग्रेड है, जैसे गोल्ड की 916 22 कैरेट, ये लोगों को पता चलने लगा है अभी, लेकिन सिल्वर के बारे में वो अभी तक हुआ नहीं है। दैट्स वाई सिल्वर मुझे नहीं लगता कि इतना प्रचलित हो पाएगा या वो कभी इतना बढ़ पाएगा। इंडस्ट्रियल डिमांड अगर बढ़ती है तो ही चांदी ज़्यादा मूव करती है, आपने देखा रहेगा। अभी अगर आप देखो कि अभी के दौर में जबकि मार्केट गिरा हुआ है जी, और नए नए इश्यूज आ रहे हैं, जैसे अमेरिकन ट्रम्प साहब की इशू है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स ये है, चीज़ें आ रही है, ये सभी अगर आप देखते हो ना तो ये इम्पैक्ट करेगा आपके इंडस्ट्रियल डिमांड पे। जी। तो अगर इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो जाएगी तो चांदी का रेट भी इतना गिरेगा। बढ़ नहीं पाएगा, इतना बढ़ नहीं पाएगा। यस, सस्टेन करेगी, थोड़ा सा गोल्ड के साथ चलेगी, लेकिन बढ़ नहीं पाएगा। ओके। सर ये तो रही सर गोल्ड की बात कि वाई इट इज़ बिन इम्पोर्टेंट, लेकिन सर अभी जैसे आपने कहा कि 15 to 20% हमने होल्ड करना चाहिए। सर आई एम अ रियल्टर सर, आई सेल रियल एस्टेट सर, मैं तो रियल एस्टेट को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। तो सर बेसिकली अगर मुझे कोई क्लाइंट अगर ये सवाल पूछे वाई आई शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और वाई शुड आई होल्ड इन्वेस्ट रियल एस्टेट इन माई होल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सर मैं बोलता हूँ उसका बेनिफिट है कि आपको कैपिटल अप्रिसिएशन है। इट्स अ रियल एस्टेट, इट्स अ रियल एसेट दैट यू कैन सी फ्रॉम योर आइज। ठीक है, आपको रेंटल मिल सकता है उस पर, सो ROI के चांसेस बहुत हैं। सर गोल्ड में ऐसा क्या है कि मैं इन्वेस्ट करूँ वो 15 to 20%? गोल्ड में एप्रिसिएशन ये मेन फैक्टर है। दूसरा, गोल्ड हमेशा जिसने महंगाई को बीट किया है और हमेशा महंगाई दर जितना भी रहा है उससे 1-2% 1 to 2% इन्फ्लेशन से ज़्यादा रहा है। अगर इन्फ्लेशन 8% से है तो गोल्ड 10% से बढ़ा है। तो दैट्स वाई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। गोल्ड की लिक्विडिटी आपके रियल इस्टेट से बहुत ज़्यादा है। ओके। दूसरा, रियल इस्टेट में आज के दौर में इन्वेस्टमेंट कम से कम शुरू होगी 50 लाख से। मैं स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करता हूँ, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जो और भी दूर है लोगों के लिए जी। लेकिन 50 लाख भी आज आम जनता के लिए थोड़ा सा दूर है। लेकिन गोल्ड आप अभी इस दौर में हो कि 1 लाख रुपया पर 10 ग्राम के रेट तक पहुँच गया है। लेकिन इसमें भी अभी ऐसे कंपनीज आई है डिजिटल गोल्ड में जहाँ पर आप मात्र 50 रुपये का भी गोल्ड खरीद सकते हो, ओके। मात्र 100 रुपये का भी गोल्ड खरीद सकते हो। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि मुझे अगर रियल इस्टेट खरीदना है तो मुझे तकरीबन 1 करोड़ का पैसा चाहिए, मैं कैसे लेके आऊँगा? या तो फिर मेरे पास इन्वेस्टमेंट चाहिए या तो फिर मैं लोन ले लूँगा। जी। लेकिन गोल्ड में ऐसा है नहीं। गोल्ड में मेरे जेब में आज 500 रुपये है, मैं 500 रुपये का गोल्ड ले लूँगा। आज मेरे पास 10,000 रुपये आ गए, मैं 10,000 का 1 ग्राम लेके रख दूँगा। तो दैट्स वाई गोल्ड ऑलवेज है नहीं, और उसकी लिक्विडिटी ये बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पर आपको इमीडिएटली मिलती है। आप मुझे बताइए, रियल इस्टेट इमीडिएटली बेच पाएंगे क्या हम? नहीं सर, तो ये चीज़ है। तो दैट्स वाई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपका 15 to 20% होना तो चाहिए। लिक्विडिटी बहुत फास्टर है उसमें,
Yeah. और अप्रिसिएशन एज कम्पेयर टू अदर एसेट बहुत अच्छा है, और इन्फ्लेशन को भी वो बीट कर पाता है. ओके सर, दैट्स अ रियली नाइस आंसर. सर अभी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना है. सर जैसे कि मैं कोई रियल एस्टेट एसेट लेता हूँ या फिर कोई अदर भी एसेट लेता हूँ, प्लॉट हो गया, इन रियल एस्टेट इटसेल्फ प्लॉट हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गया. सर देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जी. जहाँ पे आप उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन ले पाते हो. जो फंड आप आपके जो भी पर्सनल यूज़ है, आपको कोई कंपनी चालू करनी है, कोई भी प्रोफेशनल यूज़ है, वॉट एवर, जिसके लिए आप कर सकते हो, कमर्शियल यूज़ कह सकते हैं. सर गोल्ड के साथ भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग गोल्ड लोन लेते हैं. Yeah. सर क्या डिफरेंस है? वाई आई शुड प्रिफर गोल्ड लोन एज कम्पेयर टू दिस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी? एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए आपकी प्रॉपर्टी डेट फ्री होनी चाहिए. Okay. तब जाके मैं लूँगा. ओके. सबसे पहले तो मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ तभी मेरे उस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक बैठे रहते हैं. बिल्कुल सर. तो उतना पैसा है नहीं मेरे पास. जी. तो अगर मान लो मेरे पास पैसा है हम्म. और मैं क्लियर प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो फिर मेरा पैसा ही इन्वेस्ट हो रहा है आज के डेट में. जी. और फिर उसके ऊपर मैं लोन लूँगा तो वो एप्रिसिएशन मिलेगा मुझे. अगर प्रॉपर्टी राइट जगह पे है, राइट टाइम में मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन मिलेगा. और यहाँ पे उसके ऊपर मुझे अमाउंट कम इंटरेस्ट देना पड़ेगी, ये मानता हूँ मैं. लेकिन जबकि काफ़ी सारे लोगों के पास ऑलरेडी लोन चल रहा है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो फिर वो कैसे ले पाएगा? सेकेंडली, गोल्ड के ऊपर आपको पता है नहीं पता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं अभी मार्केट में कि आप गोल्ड के ऊपर 0% इंटरेस्ट पे भी पैसा ले सकते हो. ओके. ट्रूली 0%. लेकिन उसके लिए आपका गोल्ड जो है प्योर गोल्ड होना चाहिए. आप राइट एजेंसी को अप्रोच करनी चाहिए. दूसरा, कई बैंक्स कई NBFC आपको लेस देन 1% पर मंथ, यानी कि 12% से भी नीचे. कई बैंक्स तो 7%, 8% से भी आपको लोन देती है गोल्ड के ऊपर. ऐसा क्यों है सर? वाई द इंटरेस्ट रेट कहीं कोई 0% दे रहा है और इतना कम दे रहा है गोल्ड पे एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट? अब होता ऐसा ना कि रियल इस्टेट तो अगर मैं लेंडर हूँ तो रियल इस्टेट मैं सिक्योरिटी के लिए ले रहा हूँ. तो सिक्योरिटी के लिए लेने के बाद मैंने जो आपको पैसा दिया है उसका मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल फर्म चला रहा हूँ. जी. तो मुझे अगर सस्टेन करना है, मेरे कंपनी को बढ़ना है, तो मुझे इनकम तो लेना पड़ेगा. बिल्कुल. और मैं कौन से भी चीज़ पे दूँ, वहाँ पर से मुझे कहीं ना कहीं से लोन आना चाहिए. बराबर. तो रियल इस्टेट में मुझे कहीं और से लोन नहीं आएगा, क्योंकि उसे आप यूज़ कर रहे हो अभी. ओके. और आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, बस मैंने स्वामित्व मेरे पास सीज करके रखा हो, लिया हुआ नहीं है. जी. बराबर है. और दूसरी चीज़ क्या होती है कि मैं उससे फिर से दे नहीं सकता किसी को. जी. तो आपके पास ही मुझे लोन लेना पड़ेगा, और फिर वो लोन क्या रहेगा, वो मार्केट रेट से रहेगा. जी. करेक्ट. तो मार्केट रेट से यानी कि क्या, मे बी अगर मैं प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन ले रहा हूँ तो 10-12% तक हो सकता है. बिल्कुल. और अगर मैं नई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो हो सकता है 8 से 10% के करीब हो. बिल्कुल. तो दैट्स वाई ये रेट रहेगा. गोल्ड में 0% कैसे होगा? मान लीजिए आपके पास प्योर गोल्ड है, तो कई एजेंसियाँ, जैसे हम विघ्नहर्ता गोल्ड भी, अगर आप हमारे साथ अगर गोल्ड देते हो तो हम क्या करते हैं, 80% आपको लोन देते हैं, जैसे प्योर फॉर्म होने के कारण. ओके. अब यहाँ पर मुझे भी तो पैसा कमाना पड़ेगा. अगर नहीं कमाऊंगा तो मेरी कंपनी नहीं चल पाएगी. बिल्कुल. तो मुझे ब्याज तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको 0% बोला है. तो फिर मुझे पैसा कौन देगा? तो आपका गोल्ड देगा. तो इस गोल्ड को मैं मेरे मार्केट में देता हूँ, जो सराफा मार्केट रहता है हमारा. ओके. जहाँ पर जिस ज्वेलर को ज़रूरत है उसे हम वो गोल्ड देते हैं, क्योंकि प्योर फॉर्म में है. तो हम आपको वही 100 ग्राम गोल्ड नहीं देंगे जो अगर बैंक में अगर आप डिपॉजिट करते हो 500 रुपये के नोट XYZ सीरियल नंबर की, दूसरे दिन आपको वही नहीं मिलती है. बैंक उस नोट को सर्कुलेट करते हैं. जी. काइंड दैट विघ्नहर्ता गोल्ड भी वही करता है. तो हम क्या करते हैं, आपका गोल्ड लेते हैं, मार्केट में सर्कुलेशन में देते हैं. तो इस सर्कुलेशन में विघ्नहर्ता गोल्ड को 1% का पर मंथ का आराम से रिटर्न मिल जाता है. ओके. तो दैट्स ऑलमोस्ट 12%, लेकिन वो आपने नहीं दिया. बिल्कुल. आपके गोल्ड ने दिया. तो इंटरेस्टिंग. दैट्स 0% फॉर यू. अब कई कम बैंक्स जो है आपको गहनों के ऊपर देते हैं. जी. हम प्योर फॉर्म में दे रहे हैं, बैंक्स को वो अलाउड नहीं है. तो बैंक्स क्या करेगी, आपके पास से ऑर्नामेंट लेगी और उसे एक जगह पे रख देगी. दैट्स कोलाटरल.
लेकिन वो बैंक को ब्याज नहीं देगा, वो गोल्ड बैंक को ब्याज नहीं देगा, तो ब्याज उनको आपके पास से ही लेना पड़ेगा। ओके। तो फिर सिक्योर्ड होने के कारण और इसकी वैल्यूएशन बढ़ने के कारण, सिक्योर्ड होने के कारण हम लोग आपके पास से कम ब्याज लेते हैं, मे बी दैट्स 8% 9%। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है अभी गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए मैंने भी। सो जैसे कि सर हमने अभी बात की सर गोल्ड की, जहाँ पे आपने कहा कि 22 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है। तो सर डिजिटल में हम कौन सा गोल्ड होल्ड कर रहे हैं? डिजिटल में आपको प्योरेस्ट ही मिलता है। ओके। 22 कैरेट का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये काम करता है कि 22 कैरेट में आपको डिजिटल में लेके जाएगा। उसका रीज़न भी है, इंडियन स्टैंडर्ड 995 प्योरिटी गोल्ड रहता है। ओके। और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वर्ल्ड फॉर्मेट में इसे फाइनेंस बोलते हैं 999। ओके। तो यहाँ पर दोनों इस फॉर्म में सभी कंपनियां काम करती है। नॉर्मली क्या होगा कि अगर आप हमारे साथ बुकिंग करते हो या डिपॉजिट करते हो, या तो फिर आप हमारे पास से गोल्ड लेते हो इन अ डिजिटल फॉर्म, तो मुझे वो गोल्ड कहीं ना कहीं लेके रखना पड़ेगा। जी। बराबर है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जैसे टाटा ट्रस्टी हो, IDBI ट्रस्टी हो, इनके पास हम लोग वॉलेट लेंगे और जहाँ पर उतना गोल्ड हम लेके रख देंगे। ओके। तो ये एक प्रकार होता है डिजिटल गोल्ड में। हमारी कंपनी डिफरेंट वे में काम करती है। ओके। तो हम आपको आज के रेट में गोल्ड खरीद का मौका देते हैं और आप उसका पेमेंट हमें डेफर्ड पेमेंट में दीजिए। तो 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल तक आप इंटरेस्ट फ्री EMI में मुझे पैसा दे सकते हो और अपना गोल्ड अपने ज्वेलर के पास से ले सकते हो। तो यहाँ पर हम अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन करते वक्त हमें काम करना पड़ेगा 995 में या 999 में। ओके। तो डिजिटल में आपका 995 या 999 में काम 24 कैरेट एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। प्योरेस्ट में। ओके, वेरी नाइस। सर मुझे पूछना है सर, अभी जैसे कि हम गोल्ड की बात कर रहे हैं सर, हर एक ज्वेलर वेदर इट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि मैं तनिष्क की बात करूँ सर, PNG की बात करूँ सर, ये इन सब की एक स्कीम होती है, हर कोई अलग अलग चलाता है। जैसे कि सर अभी तनिष्क की रीवा गोल्ड एडवांटेज स्कीम है, जहाँ पे आप एक सर्टन मंथ्स तक, लाइक 10 मंथ्स तक एक अमाउंट देते हो एंड फ्रॉम 11 मंथ का वो अमाउंट आपको दे देते हैं। अलग अलग तरह के उनके ऑफर है, हर किसका अलग अलग ऑफर है। सर वो चूज करूँ या फिर मैं डिजिटल गोल्ड चूज करूँ, एंड व्हाई शुड आई चूज डिजिटल गोल्ड बिटवीन ऑल द स्कीम? व्हाई डिजिटल गोल्ड इज द मोस्ट प्रीफर्ड आपके हिसाब से, क्यों? एक चीज़ क्या है ना कि आपके लिए प्राइस मायने रखती है। जी। और किसी भी ज्वेलर का नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, मैं बस आपको एक डिटेल्स बताऊँगा। मान लीजिए इसे हम बोलते हैं BC योजना, जी, महाराष्ट्र में बोलते हैं, जहाँ पर हम 11 महीने रेगुलरली पेमेंट भरते हैं। 12th मंथ का पेमेंट वो ज्वेलर देता है और 13 मंथ में हमें गोल्ड मिलता है। लेकिन आप मुझे बताइए, वो 13 मंथ में जो गोल्ड देता है वो किस फॉर्म में आता है आपको? दैट्स ऑर्नामेंट। जी, बराबर है। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर प्योर गोल्ड का है ये नहीं, तो ऑर्नामेंट आएगा तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होगी, जैसे मेकिंग चार्जेस ऐड होगा। जी, बराबर है। GST तो आना ही है। जी, तो उसके कारण आपकी प्राइस जो है, बढ़ गई। जो आपको जो डिस्काउंट दिया है या 11वें महीने का पेमेंट किया है, मैं इसे एकदम से क्लियर करके दूँ, 12 मंथ को अगर हम 100 में डिवाइड कर दें तो वो होता है 8.33। ओके। तो आप 11 महीने पैसे देते हो और 8.33% ही रकम वो ज्वेलर डालता है। ओके। तो उसके लिए तो ये बहुत आसान है, क्योंकि आपका पैसा हमने 11 महीने यूज़ किया है, जी, तो उसके ऊपर तो मैंने पैसा कमा लिया। दूसरी चीज़, करेक्ट। मैं जो 13वें महीने में दे रहा हूँ गोल्ड, उस रेट में मैं देने वाला हूँ आपको, ना कि डे 1 के रेट में देने वाला हूँ। दैट्स वाई ये जो प्राइस वैल्यू बढ़ा है उसका भी बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। बिल्कुल। थर्ड, मैं मेकिंग चार्जेस भी ले रहा हूँ, करेक्ट। और ये मेकिंग चार्जेस ऑलमोस्ट कम से कम 12% से शुरू होता है, मे भी 25% तक जाता है। तो फिर मैंने मेरे जेब से क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, उल्टा आपका पैसा यूटिलाइज किया। दैट्स वाई BC योजना इज अ डिफरेंट वे। अब अगर मैं बताऊँ डिजिटल गोल्ड में, तो आप जिस दिन डिजिटल गोल्ड खरीदते हो उसी दिन की क्वांटिटी आपके अकाउंट में ऐड हो जाती है, तो रेट आपका एवरेज हो जाता है। बराबर है। कई योजना विघ्नहर्ता गोल्ड जैसी आपको डे 1 का रेट देती है, यानी कि आपने आज बुकिंग किया है
तो एंटायर टेन्योर एक साल में कितना भी बढ़े, ये आपका एडेड बेनिफिट है। लॉस भी हो सकता है यहाँ पे जी। अगर रेट गिर गया एक साल में ओके। तो लेकिन अगर पिछले साल की बात करूं मैं तो 20% का रिटर्न आया है मेरे इन्वेस्टर को। माय गॉड। तो आपने पूरा पैसा दिया क्या? नहीं दिया। और आज से 12 महीने के बाद गोल्ड का रेट क्या होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन इससे मैंने फ्रीज कर दिया। तो दैट्स व्हाई डिजिटल गोल्ड इन अ डिफरेंट वे आपके लिए बेनिफिशियल है। सबसे बड़ी चीज मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा हटके विचार आपके सामने रखूंगा, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों को बताना पाऊंगा। आप मुझे बताइए, आप जो फिजिकल गोल्ड खरीदते हो जी। इससे होता क्या है कि आप मार्केट में से लिक्विडिटी खराब कर देते हो। आप गोल्ड तो ले लिया मैंने फिजिकल में, तो इसका प्रोडक्टिव यूज क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मैंने उठाया और रख दिया, तो प्रोडक्टिव यूज नहीं है, तो मैंने मार्केट में से लिक्विडिटी खराब कर दी। ओके। लेकिन अगर मैं यही गोल्ड लेता हूँ और डिजिटल फॉर्म में रखता हूँ तो क्या होगा? तो गोल्ड बीज है, ETF गोल्ड है, बिल्कुल सर। या तो फिर आपका डिजिटल गोल्ड है। इससे क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहेगी, तो हमें ज़्यादा ब्याज दर से भी संरक्षण मिलेगा, या तो फिर हम कर पाएंगे। और एक सवाल मुझे ये पूछना था सर, डिजिटल गोल्ड को एज ए कोलेक्ट्रल रखा जा सकता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रखा सकता कर सकते हैं। अभी कुछ नॉर्म RBI ने सख्त किए हुए हैं, ओके। लेकिन हाँ रख सकते हैं। और सर जैसे कि अभी आपने लिक्विडिटी की बात की, सर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्ड करता है एज अ कंट्री US। लेकिन सर जब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो इंडियंस आर दी ऑन दी टॉप। वैसे भी जो कंट्री वाइज भी हम टॉप 10 में आते हैं, लेकिन जब इंडियन हाउस होल्ड की बात आती है, दे आर ऑन दी टॉप इन द वर्ल्ड, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्ड किया उनके पास। बट जैसे कि आपने कहा सर, लिक्विडिटी वहाँ पे खराब हो गई है बिकॉज वी इंडियंस यूज इट एज एन ऑर्नामेंट इन वेडिंग्स, कोई फंक्शन में हमने यूज कर लिया, लेकिन वो लिक्विडिटी में काम में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर जितना अभी अराउंड मैंने जितना पढ़ा है सर, 25,000 to 30,000 टन का कुछ तभी गोल्ड इंडिया में लोगों के पास होगा। अगर वो लिक्विडेट कर दिया जाए तो सर कितना बेनिफिट एज अ कंट्री हमें हो सकता है, या फिर लोगों को उससे हो सकता है? बिकॉज सर इंडिया में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू है, एंड पीपल वांट मनी, पीपल वांट फाइनेंस, एंड फाइनेंस लेड बिजनेसेस इंडिया में बहुत अच्छा करते हैं। और ऊपर से पीपल ऑलरेडी हैविंग दैट लिक्विडिटी बट दे आर नॉट यूजिंग इट। लेकिन अगर वो यूज कर ले उतना लिक्विडिटी तो क्या बेनिफिट हो देखिए, सकता है? आप मेरे विजन मिशन के करीब आ गए हो। ओह माय गॉड। ओके, तो व्हाट इज माय मिशन? विघ्नहर्ता गोल्ड का मिशन क्या है? जी। कि आइडियली पड़ा हुआ गोल्ड भारत को विकसित भारत बनाने के हमारे 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका लगा सकता है। ओके। छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगा मैं आपको। जी नोटबंदी हुई, आपको याद है? बिल्कुल सर। हर घर में से रकम निकली, कहीं पर से भी निकले, लेकिन निकली और बैंक में डिपॉजिट हो गई, और वो हो गई 14 लाख करोड़ रुपया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल कर सकते हो। 14 लाख करोड़ रुपया सिस्टम में आ गया, बैंक्स में आ गए, और वहाँ पर से नोट बदल के वापस गई, वो गई 12.5 लाख करोड़ रुपया। ओके। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए की अमाउंट इंडियन मार्केट के बैंकिंग में पड़ी रही। दैट्स वाई अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखते हो, थोड़ा सा पीछे जाके, तो नोटबंदी से पहले हाउसिंग के रेट थे 11%, जी और नोटबंदी के बाद हाउसिंग के रेट हो गए 8%। जी। तो 3% से कमी आ गई। गिरावट। अब आपके सवाल के ऊपर आता हूँ कि 30,000 टन गोल्ड हाउस होल्ड में है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कॉमन पीपल, एक लेडीज 200 ग्राम घर में रखती है। बिल्कुल सर। कॉमन पीपल, एक लेडीज की सास 200 ग्राम गोल्ड होल्ड करते हैं। कॉमन पीपल खुद के लिए 100 ग्राम का गोल्ड लेके रखता है। कॉमन पीपल के पिताजी 100 ग्राम का लेके रखते हैं, और एक बच्चा तो होता है, और उसकी प्रोविजन के लिए हम 100 ग्राम करते हैं। तो आधा किलो तो वैसे भी हो जाता है हर एक के घर में। अगर 140 की करोड़ की जनता मानता हूँ, और उसे अगर 5 घरों में डिवाइड करता हूँ, तो 30 लाख हाउस होल्ड हो जाएंगे घर में, पूरे भारत में। और एक घर में मैं अगर आधा किलो भी पकड़ूँ, चलो इसे अपन कट शॉर्ट करते हैं, 200 ग्राम भी पकड़ लेते हैं, तो फिर भी 60,000 टन गोल्ड। अब यहाँ पे आपकी बात पकड़ता हूँ, चलो 30,000 टन ही गोल्ड बिल्कुल। की अगर हम बात करते हैं, तब भी उसकी आज की कीमत कितनी होगी? दैट्स मोर देन 400 लाख करोड़ रुपीज। गॉड। जब आपने कहा कि एज अ अमेरिका
सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्डिंग करता है, उसके पीछे की कहानी मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ। 1930s अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन में चला गया था, डिप्रेशन में गया था, जहाँ पर के पूरे कारोबार बंद हो चुके थे, लोगों को नौकरियाँ नहीं थी और अमेरिका के पास पैसा ही नहीं था। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इस बंदे ने उस टाइम पे अपने देशवासियों को मित्रों कहा। मित्रों आप इनर वे लीजिए। तो उस टाइम पे उन्होंने एक सिंगल पेजर ऑर्डिनेंस पास किया, जिसका मैं नंबर आज आपके लिए बता देता हूँ। दैट्स प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 6102। आप गूगल सर्च कर लेना। ये सिंगल पेजर ऑर्डिनेंस था, जिसमें उन्होंने बताया कि आपके पास अमेरिका वासियों अपने पास जो भी गोल्ड है, जिस भी फॉर्म में है, वो अभी आपका है ही नहीं, आपको हमारे पास रखना पड़ेगा, फेडरल को देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो आपको 10 साल की सज़ा, $10,000 का फाइन उस टाइम पे, या दोनों हो सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, वो डेट थी 1 अप्रैल 1933 और 1 मई 1933 से पहले आपको वो देना था। भारत में भले ही कायदा पाले ना पाले, वो दो राय हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में कानून ज़्यादा सख्ती से प्रेस किया जाता है। दैट्स वाई वो जो गोल्ड आया वो था 8,133 टन। दैट्स ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, दैट्स फेडरल रिजर्व बोलते हैं हम। तो उनके पास 8,133 टन है। भारत आप आज बता रहे हो कि टॉप 10 के अंदर है, लेकिन 2014 से पहले भारत 11वें स्थान पे था, जहाँ पर हमारे पास था 576 टन गोल्ड ओनली। आज हमारे पास है 876 टन गोल्ड। गए 5 साल में भारत सरकार ने 300 टन गोल्ड खरीदा है। उसके कारण अलग अलग है जी, उसकी चर्चा के लिए हमें टाइम कम पड़ेगा, लेकिन अलग अलग है। तो अब भारत ने 876 टन कर दिया है और भारत अब 9th स्टेज पे है। इससे क्या होता है कि इससे देश का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं थोड़ा सा भी और डाइवर्सिफाई करूँ, आपको राम राज्य पता है जी, हम सबको पता है। राम राज्य यानी कि क्या हुआ, सब कुछ आलबेल था, लोगों को काम मिल रहा था, पूरे राम राज्य में सब लोग सुखी थे, हर बंदे के हाथ को काम था। दैट्स वाई सब कुछ अच्छा चल रहा था, बराबर। अगर हमें फिर से राम राज्य लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राम राज्य के जैसा बर्ताव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या था, उस टाइम पे गोल्ड कहाँ पे था, कॉमन पीपल के पास था क्या, वो राजाओं के पास था। आज के दौर में राजा कौन है, गवर्नमेंट जी। तो और गवर्नमेंट के पास गोल्ड है क्या, नहीं है। कौन से गवर्नमेंट के पास है आज, अमेरिकन गवर्नमेंट के पास है सबसे ज्यादा। तो वहां पे कुछ लोग कहते हैं राम राज्य है करके, बराबर है ना, लोग जाके बसना चाहते हैं जी। अगर भारत को राम राज्य बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें अपना गोल्ड का होल्डिंग गवर्नमेंट के पास देना पड़ेगा जी। कैसे दे पाएंगे, आप अपना गोल्ड का होल्डिंग बस फिजिकल में से निकाल के डिजिटल में कर दो। इतना अगर करेंगे ना, आई बिलीव ऑन, आपको मैं बता दूं कि भारत विकसित राष्ट्र 2047 नहीं, 2047 नहीं, उससे पहले बन जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी देश में। आज हम हर साल 800 से 900 टन गोल्ड खरीदते, बाहर से लेके आते, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, डॉलर्स देने पड़ते। बिल्कुल। उसकी कीमत कितनी जानते हो आप, 5 लाख करोड़ रुपया। ये हर साल चला जाता है अपना। और वो गोल्ड आने के बाद होता क्या है, 40% गोल्ड गहने बनकर वापस चला जाता है, लेकिन 60% गोल्ड 2 से 3 लाख करोड़ रुपया सिस्टम में से निकल कर आपकी तिजोरी में चले जाते हैं, जिसका हमें कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है। एंड वी आर ऑन दैट मिशन। ये लाए यानी कि विदाउट एनी प्रोडक्टिव यूज पड़े हुए गोल्ड को हम भारत के विकास के लिए बाहर लाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी प्रमोटिंग डिजिटल। सर बहुत अच्छा विजन है आपका, एंड डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पीएम मोदी का विकसित भारत का
2047 तक का सपना है वो जल्दी पूरा हो बाय लिक्विडेटिंग द गोल्ड और मेकिंग इट अ डिजिटल गोल्ड। सर मुझे अभी बहुत इंपॉर्टेंट पूछना है, जो भी लोग अभी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो वेरीफाई कैसे करें कि ये पर्टिकुलर एक्सचेंज या फिर ये पर्टिकुलर कंपनी इज वेरी मच वेरीफाइड और ट्रस्ट वर्दी है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करके वो पैसा रख सकते हैं? मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा जी। एक, जो आपको कहाँ पर बाकी ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, दैट्स गोल्ड ETF ओके। जो मार्केट में है, शेयर मार्केट में है। और एक बार आप गोल्ड ETF क्या है समझा सकते हैं सर? जैसे आपका शेयर म्यूचुअल फंड है, जी सर। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्ड ETF लेके आती है। ओके। ओके, तो गोल्ड ETF में डाल दीजिए आप, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, सेबी आपके लिए सब कुछ गाइडलाइन दिखती है। जी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रस्टवर्दी करके आप काम कर सकते हो। गोल्ड बीज दूसरा प्रोडक्ट है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसके ऊपर भी सेबी का नियंत्रण है। तो यहाँ पर एक रेगुलेटरी है जो आपके पैसों को एक प्रोटेक्ट करती है। जी। तो ये हुआ जो सार्वजनिक तौर पे है। दूसरा, डिजिटल गोल्ड में काफ़ी सारी कंपनियां हैं इंक्लूडिंग अस। तो हमारे बारे में जानिए आप। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे साथ ही आइए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हर कंपनी को परखिए, आप देखिए क्या डिटेल्स वो देते हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी उनकी आती है, और तब जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। इसमें मैं फिर से एक बार आपको आपके माध्यम से सुनने वाले हर एक बंदे को कहूँगा कि अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें, और उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट ना करें। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी की जानकारी जरूर लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन एंड थैंक यू फॉर ऑल द सजेशन सर। सर कमिंग डाउन टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि अभी हम इन्वेस्टमेंट जो डिजिटल गोल्ड है उसकी बात कर रहे हैं, तो सर जो इंडियन हाउस होल्ड है, जो आज एक टिपिकल एवरेज इंडियन है, जो इंडियन हाउस वाइफ्स है या फिर एक इंडियन फैमिली है, उनको आप क्या सलाह दोगे व्हेन इट कम्स टू गोल्ड? देखिए, आप सच में गहने बहुत दिनों से पहन नहीं रहे हो, पहनोगे नहीं। जी। सामाजिक स्थिति उतनी अच्छी है नहीं, जी। तो आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहा है। हम्म। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहा है तो आप इसे चेंज करिए फॉर्म में, फिजिकल के बजाय डिजिटल में, जहाँ पर आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, नुकसान 100% नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी ज़रूरत के लिए, दिखावे के लिए अगर गोल्ड खरीद रहे हो तो दैट्स योर चॉइस, वहाँ पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो तो आप फिजिकल की जगह पे डिजिटल करिए। कहीं ऐसा ना हो एक आध दिन जैसे प्रधानमंत्री जी फिर से गोल्ड के लिए आपको मित्रों कह दें। सर थैंक यू फॉर सच एन वंडरफुल आंसर। सर मुझे और एक चीज़ पूछना है, जस्ट टू हैव दैट प्रूफ कि गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है किसी पर्सन की या फिर आपके कोई कस्टमर की जिसने गोल्ड की वजह से उसकी लाइफ बदल गई हो? काफ़ी है, काफ़ी। जैसे मेरे एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा मैं। मुंडवा में एक हमारे कस्टमर हुआ करते थे और बहुत ही गरीब कुटुंब में से आते थे, यानी कि बहुत ही छोटे परिवार में से आते थे, और उनके घर में उस बंदे के बहन की शादी आगे के 2-3 साल में करनी थी, 2-4 साल में करनी थी। तो उसने विघ्नहर्ता गोल्ड के साथ बुकिंग किया था, और जब उनकी मैच्योरिटी आई, इत्तेफाक से उसी टाइम पे उनके शादी की बात चल रही थी, तो जब इस बंदे ने ये 50 ग्राम गोल्ड ले जाके अपने पिताजी को दे दिया, तो लिटरली वो सब के सब मेरे ऑफिस में आए थे। पिताजी के आँख में आंसू थे कि बच्चे ने ऐसा छोटा छोटा अमाउंट डाल के आपके पास किया, थैंक यू, गोल्ड ने हमारी बहुत सहायता की, और उनका शादी वगैरह हो गया। तो ये ऐसे किस्से तो आपको हर जगह पे मिलेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा एक किस्सा, और एक बिल्डर जो पैसों की ज़रूरत थी उसे, और वो बिल्डर हमारे पास आए, तो हमने क्या किया कि उन्हें बताया कि आप 0% कैसे ले सकते हो, क्योंकि बिल्डर है। आप तो जानते हो कि बिल्डर किसी भी रेट पे ले लेता है पैसा। बिल्कुल। तो कई बार 1% पर मंथ, 3% पर मंथ तक की ले सकता था।
लेकिन जब हमने उसे ये पूरा की पूरा डिटेल बताया और 0% पे पैसा कैसे लिया जा सकता है ये बताया, सो हैप्पी, क्योंकि उनका तकरीबन 6 करोड़ का रकम चाहिए था उनको और वो 0% पे आ गया। तो मैंने कहा कम से कम उनका 6 लाख रुपया बचा आगे के 36 मंथ के लिए। तो आप देखिए 36 लाख रुपीज़ बच गए उसके। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। काफ़ी सारी चीज़ें जो आप गोल्ड के साथ सच मायने में करो। यहाँ पर इशू एक ही चीज़ का है। नॉर्मली हम सोना खरीदते वक्त ये सोचते हैं कि जब ज़रूरत होगी तब हम गोल्ड बेचेंगे। तो हम जो सोना खरीदते हैं वो ज़रूरत लगेगी तब हम बेच देंगे, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो हम सोना कभी बेचते नहीं है जी। उसका कारण ऐसा बताया जाता कि तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अगर मैं सोना बेचूंगा तो। करेक्ट। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने जब सोना खरीदा था क्या आपने ढोल ताशे लेके गए थे सोना खरीदने के लिए? नहीं। बिल्कुल। जब आप बेचने के लिए जाओगे तो क्या ढोल ताशे लेके जाओगे? नहीं। तो लिया वो भी आपको ही पता है, बेचा वो भी आपको पता है, तो बाकी की चीज़ें क्यों सोचते हो आप? ये माइंड गेम छोड़ दीजिए आप। ज़रूरत रहेगी तब आप गोल्ड बेचिए भी, ज़रूरत रहेगी तब आप गोल्ड खरीदिए भी। दिस इज माई सजेशन। वेरी नाइस सर। सर कमिंग डाउन टू माई लास्ट क्वेश्चन, सर आज का जो यंग क्राउड है जिसे हम जेनजी कहते हैं और जो भी एक 20 से 30 की उम्र का जो क्राउड है जो अभी अर्न कर रहा है, तो सर उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, वेदर इट्स गोल्ड और एनीथिंग? कैसा इन्वेस्ट उन्होंने करना चाहिए और कैसा उन्होंने अपना एक इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना चाहिए ताकि उनको आफ्टर 30 ईयर्स ड्यूरिंग देयर रिटायरमेंट, जब भी उनके बच्चों की शादी हो रही हो, उनके कोई घर में इमरजेंसी हो, तब उनको वो लिक्विडेटेड फंड काम में आ सके? ये सवाल मुझे अगर पहले किसी ने पूछा होता मेरे इन एज ऑफ 20, मुझे अगर जानकारी मिली होती जी, तो शायद मेरा आज का बहुत अलग रहता, मैं कहीं और रहता जी। लेकिन थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। जेन जी के लिए मेरा कहना यही रहेगा, अगर आप कमा रहे हो कुछ भी यानी कि वो 10,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, लाख रुपया हो सकता है, जैसे पेमेंट मिल जाता है, जैसे ही पेमेंट मिल जाता है आप अपना उसमें से 30% 40% अमाउंट इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करें इन फॉर्म ऑफ इक्विटी। अगर आप नहीं ले पाते हो तो आप म्यूचुअल फंड में डालिए। वहाँ पर म्यूचुअल फंड में लीजिए कौन से, जो 5 स्टार हो। 5 स्टार कैसे देखा जा सकता है? आप सिंपल गूगल करिए, मनी कंट्रोल पे जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड, 5 स्टार म्यूचुअल फंड देखिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि इक्विटी में मुझे रिस्क है, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए। अगेन गोल्ड के लिए भी गोल्ड ETF आप देख सकते हो वहाँ पर से। तो इससे क्या होगा, एक छोटा सा अमाउंट पहले डाल दिया अपन ने, अपने खर्चे के तौर पर निकाल दिया, तो हमें आदत पड़ेगी कि हमें 50-60% में ही हमारा गुजारा करना है जी। तो उससे क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप अभी 20-30-35 साल के करीब हो, तो जब आप रिटायरमेंट की बात सोचोगे, आप बिलीव ऑन मी, अगर आप 5,000 रुपये भी पर मंथ डाल रहे हो, करोड़ों रुपया हो जाएंगे। स्पेसिफिकली गोल्ड ETF में आप बोल रहे हो? नॉट ओनली गोल्ड ETF, म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर सच एन वंडरफुल सजेशन। डेफिनेटली जेनजीज और जो भी आज का यंग क्राउड है उनके लिए ये हेल्पफुल हो। और सर थैंक यू सो मच, आप गोल्ड, डिजिटल गोल्ड के बारे में अवेयर करने के लिए आज की जनता को, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आज के लोगों ने जानना चाहिए। रादर देन ज्वेलरी, दे कैन इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड, जहाँ पे ना उनको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं और वो गोल्ड भी सेफ रहता है और उसके लिए अलग से लॉकर के लिए भी पे नहीं करना पड़ता है, विच विल गिव देम मैक्सिमम रिटर्न। सो सर बहुत ही आपके जो भी आपने आंसर दिया बहुत ही हेल्पफुल थे। थैंक यू सो मच महेंद्र सर फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू निखिल, आपने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाया, आपके ऑडियंस के साथ मुझे रूबरू कराया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो आज का पॉडकास्ट ये था, आज का पॉडकास्ट जहाँ पे हमारे साथ थे महेंद्र लूनिया सर, जिन्होंने हमें डिजिटल गोल्ड के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप ऐसे ही मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा
और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो पता चल सके, और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे अगले कई इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दिस इज निखिल मावड़े फ्रॉम द निखिल मावड़े शो, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।